है अंजुम शर्मा। असम में संदिग्ध मौत के बाद गुस्साए लोगों ने थाना फूंका, अभियुक्तों के घर चला बुलडोजर। केंद्र सरकार ने कम किए पेट्रोल डीजल के दाम, लेकिन क्या है वजह? इस माहौल में इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए एक तरीका तो ये था कि सरकार की तरफ से ये टैक्स कम कर दिया जाए, उन्होंने वही किया। और जानेंगे आखिर किस ओर जा रहा है रूस यूक्रेन युद्ध। Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр». सब आगे, लेकिन सबसे पहले बीबीसी समाचार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 मई से जापान का 2 दिनों का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के निमंत्रण पर जापान जा रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने इसी साल मार्च महीने में 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में फूमियो किशिदा से भेंट की थी। जापान में पीएम क्वाड लीडर्स समिट में भाग लेंगे। इस सम्मेलन में क्वाड के नेता क्वाड में हो रही प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। क्वाड 4 देशों का समूह है जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान शामिल हैं। पाकिस्तानी मूल की स्पेन की नागरिक रहीं 2 बहनों की हत्या के आरोप में 6 संदिग्धों को पाकिस्तान के पंजाब सूबे की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों बहनों की शादी उनकी मर्जी के खिलाफ उनके चचेरे भाइयों से कर दी गई थी, जिसके बाद उन दोनों पर अपने अपने शौहरों को स्पेन ले जाने का दबाव डाला जा रहा था, लेकिन दोनों बहनों ने ऐसा करने से मना कर दिया था। पुलिस के मुताबिक इस मामले में कुल 10 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया है। तुर्की के रक्षा मंत्री जनरल हुलूसी अकार ने रावलपिंडी में पाकिस्तान के थल सेना अध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। तुर्की के रक्षा मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर पाकिस्तान के रुख के प्रति अपना पूरा समर्थन जताया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भी अपने समकक्ष से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि तुर्की पाकिस्तान का दोस्त रहा है और मुश्किल वक्त में उसने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा और सहयोग समेत साझा हित के कई मामलों पर चर्चा हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उत्तर कोरिया में कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए अमेरिका की ओर से उत्तर कोरिया को वैक्सीन का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उत्तर कोरिया ने अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया है। उत्तर कोरिया ने पहली बार आधिकारिक तौर पर अपने यहाँ कोरोना संक्रमण के मामले के पिछले दिनों होने की पुष्टि की थी। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया के मुताबिक देश में करीब 25 लाख लोग बुखार की चपेट में हैं और उत्तर कोरिया में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन घोषित है। ऑस्ट्रेलिया में हुए हालिया चुनावों में लेबर पार्टी के एंथनी अल्बनीज ने जीत हासिल की है। स्कॉट मॉरिसन की जगह अब वो नए प्रधानमंत्री होंगे। जीत के बाद उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में महाशक्ति बन सकता है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के हिसाब से नीतियां बनाने पर जोर दिया है। एंथनी अल्बनीज सोमवार को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध केवल कूटनीति के जरिए हल किया जा सकता है। अपने टीवी संबोधन में उन्होंने कहा कि उनका देश युद्ध के मैदान में रूस के खिलाफ विजयी हो सकता है, लेकिन बातचीत की मेज पर निर्णय निकालना ज्यादा बेहतर है। इसी बीच रूसी सेना ने पूरे लुहांस्क क्षेत्र पर कब्जा करने के अपने प्रयास और तेज कर दिए हैं। जेनेवा में होने वाली वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा में विशेषज्ञ मंकी पॉक्स बीमारी के प्रकोप और उसकी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। विश्व स्वास्थ्य सभा वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों को तय करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि ये स्पष्ट नहीं है कि आमतौर पर अफ्रीका में पाई जाने वाली बीमारी कनाडा और अमेरिका सहित दुनिया भर के 1 दर्जन देशों में कैसे पहुंची। बीबीसी समाचार। तो ये थे शाम 7:30 बजे तक के मुख्य समाचार। आप फेसबुक और यूट्यूब पर हमें सुन रहे हैं। ये है बीबीसी हिंदी का डिजिटल कार्यक्रम दिन भर। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। स्टूडियो संभाल रहे हैं राजेश चौहान। और अब बात असम की। असम के नौगांव जिले के बटद्रवा थाने में शनिवार को तोड़फोड़ करने और आग लगाने की खबरें सामने आईं। सालाना बोड़ी गांव में रहने वाले 39 साल के एक मछली विक्रेता सोफिकुल इस्लाम की शनिवार को कथित तौर पर पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके गांव के नाराज लोगों ने भीड़
ने आकर थाने पर हमला कर दिया। इसके बाद गिरफ्तारियां हुई और कई अभियुक्तों के घरों को ध्वस्त किया गया। पुलिस थाने पर हमले के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिनकी जांच पुलिस कर रही है। गांव वालों का भी इसमें अपना पक्ष है। पूरी घटना की जानकारी दे रहे हैं बीबीसी सहयोगी दिलीप कुमार शर्मा। असम पुलिस ने बटदरवा थाने में आग लगाने की घटना में शामिल कुल 21 लोगों को शिनाख्त कर उन्हें हिरासत में लिया है। पुलिस थाने पर हमले के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जहां हिंसक भीड़ को पुलिस वाहनों में आग लगाते देखा जा सकता है। पुलिस इन्हीं वीडियो क्लिप के आधार पर आरोपियों की धरपकड़ कर रही है। इस मामले में कई महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है। इस बीच जिला प्रशासन के लोग रविवार सुबह पुलिस बल के साथ सालाना बोड़ी गांव में जाकर कई घरों को ध्वस्त कर दिया है। सालाना बोड़ी गांव के एक शख्स ने नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर बीबीसी से कहा, मुजीबुर रहमानेर दुईटा घर, एकटा बासेर घर, मुजीबुरेर दुईटा पाका घर। प्रशासन के लोग जेसीबी बुलडोजर के साथ रविवार की सुबह गांव में दाखिल हुए थे और उन लोगों ने कई घरों को ध्वस्त कर दिया। जिन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया है, वे कथित तौर पर शनिवार को बटद्रवा पुलिस स्टेशन में आग लगाने वाले मामले में आरोपी हैं। पुलिस ने थाने पर हमला करने के आरोप में जिन लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है, उसमें मुजीबुर रहमान को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। रविवार को मुजीबुर रहमान के 2 पक्के मकान और एक कच्चे घर को तोड़ दिया गया। इसके अलावा ईमान अली के उस मकान को भी ध्वस्त कर दिया गया जो सरकार ने उन्हें दिया था। उन लोगों ने मृतक शफीकुल इस्लाम के कच्चे घर को भी गिरा दिया है। ये थे उस शख्स के शब्द। इससे पहले शफीकुल के परिवार ने पुलिस पर रिश्वत मांगने के आरोप लगाए थे। पीड़ित परिवार का आरोप है कि शफीकुल को शुक्रवार की रात पुलिस पकड़कर थाने ले गई थी, जिसके बाद उनके साथ मारपीट की गई और हिरासत में ही उनकी मौत हो गई। हालांकि नौगांव पुलिस ने परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठे और बेबुनियाद बताए हैं। असम पुलिस के महानिदेशक भास्कर ज्योति महंत ने शफीकुल को नशे की हालत में बटदरवा थाने लाने की बात कही है। इस पूरी घटना पर पुलिस महानिदेशक ने मीडिया से बात करते हुए कहा, बर्तमान तदন্ত चली আছে, किंतु जिहादी शब्द तो मैं नकौं, किंतु एबीटी हम मामले की जांच कर रहे हैं। अभी इस घटना में जिहादी शब्द का प्रयोग करना सही नहीं होगा, लेकिन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम नामक बांग्लादेश के प्रतिबंधित जिहादी समूह के कई सदस्यों को हाल ही में हमारी पुलिस ने पकड़ा है। नौगांव जिले के कई इलाकों में भी इस समूह के लामबंदी की कुछ बातों का पता चला है। बात जहां तक बटदरवा थाने को आग लगाने की है, तो शुरुआती जांच में पता चलता है कि भीड़ में कुछ लोग हमले की पूरी योजना के साथ आए थे। इस हमले के लिए लोगों को संगठित किया गया क्योंकि लोग पेट्रोल लेकर आए थे। इस पूरे मामले की जांच करने के लिए एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया जाएगा। ये थे पुलिस महानिदेशक भास्कर ज्योति महंत के शब्द। पुलिस का कहना है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें कईयों का आपराधिक रिकॉर्ड है। इस बीच नौगांव जिला प्रशासन ने शफीकुल इस्लाम की मौत की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। दिलीप कुमार शर्मा, बीबीसी, गुवाहाटी। ये थे दिलीप कुमार शर्मा। और आप लगातार कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में यानी पूर्वोत्तर भारत में रुक रुक कर हिंसा हो रही है, और ये अच्छी बात है कि उनकी आवाज़ें अब कुछ चैनल्स और कुछ मीडिया चैनल्स यहाँ पर उठा रहे हैं। अब बात थोड़ा महंगाई की कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के लाभार्थियों के लिए 200 रुपये की सब्सिडी का ऐलान भी किया था। और कम हुए दामों से काफ़ी लोगों को राहत तो है, लेकिन सबके मन में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि ऐसा हुआ क्यों? यानी जब दाम कम करने थे तब किए नहीं, और जब इस समय कम करने के पीछे क्या वजह है? मैंने यही मामला जानना चाहा आर्थिक मामलों के जानकार सुदीप बंदोपाध्याय से। इन्फ्लेशन के जो आंकड़े आ रहे हैं हर महीने, वो कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन सबसे बड़ा फैक्टर है। जो कच्चे तेल का दाम ग्लोबल मार्केट में बढ़ा है, और इसके कारण एक बहुत बड़ा असर इन्फ्लेशन के नंबर पे आ रहा है, क्योंकि एक तो डायरेक्ट पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन, और क्योंकि पेट्रोल डीजल ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही क्रूशियल एक कॉस्ट कंपोनेंट है, ये बढ़ने के साथ साथ हर चीज महंगा हो जाता है। इसके पेट्रोल डीजल के जो दाम है, इसके 2 कंपोनेंट है। एक जो बेसिक प्राइस है, दूसरा
उसका कन्वर्शन रेट, क्योंकि हम लोग ज्यादातर इंपोर्ट करते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम है, तो करेंसी को इम्पैक्ट भी आता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा इशू जो सामने आ रहा है वो इसके ऊपर सरकार जो टैक्स लगाते हैं, सरकार की तरफ से जो लेवीज आते हैं, वो एक बड़ा कंपोनेंट होता है। मजे की बात यह है कि जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में वो कंपोनेंट बढ़ जाता है, और इसके साथ साथ क्योंकि एक परसेंटेज के हिसाब से सरकार का लेवी आता है, वो भी कंटिन्यूअसली बढ़ता है। डबल इम्पैक्ट आता है आम जनता के ऊपर। इस माहौल में इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए एक तरीका तो ये था कि सरकार की तरफ से ये टैक्स कम कर दिया जाए। उन्होंने वही किया, सोच विचार करके ही किया होगा, और ये जब किया तो एक अच्छा खासा अमाउंट कम किया गया है ताकि इन्फ्लेशन पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिले आने वाले दिनों में जो आंकड़े आएंगे उसमें। एक सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि अगर आप मैथमेटिकली देखें गणित के हिसाब से, तो जितना 40 पैसे और 70 पैसे रोज जिस हिसाब से बढ़ रहे थे, तो जितना दाम बढ़ा था कम जो है उसके मुकाबले कम हुआ है। यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो दाम बढ़े हुए ही आपको दिखाई देंगे। अगर कम करना था तो क्या और कम नहीं हो सकता था? ये हो तो जरूर सकता था, पर मजबूरी सरकार की तरफ से भी है, क्योंकि सरकार की तरफ से लंबा एक्सपेंडिचर की बात हो रही है इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। इंक्रीमेंटल एक्सपेंडिचर जो बात हो रही है, बियॉन्ड बजट जो प्रोविजन है उसका, वो रकम भी सरकार को जुटाना है, और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ये जो सरकार की तरफ से लेवी होता है पेट्रोल डीजल कुकिंग गैस पे, उससे आता है। तो शायद सरकार उतना बड़ा स्टेप लेने से थोड़ा रुक गए। अगर आप ऑयल प्राइसेस को ही देखें इंटरनेशनल मार्केट में, अभी जो कच्चे तेल का दाम है वो $110 प्रति बैरल के आसपास चल रहा है, और बीच में वो काफी नीचे आ गया था। सवाल ये भी है कि उस दौरान तो कम नहीं किया जब वो नीचे आया था, अब वो $110 प्रति बैरल के आसपास है, और ये तो रूस यूक्रेन का जब युद्ध शुरू हुआ था ये तो तब भी था, और तब आपने रोक नहीं लगाई थी। ये देखिए, ये अगर कंप्लीटली फ्री प्राइसिंग होता है तो जैसे ऊपर नीचे क्रूड प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में है उस हिसाब से होना चाहिए, पर उतना डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं आता है, थोड़ा लैग होता है, थोड़ा लैग के हिसाब बाद ये इम्पैक्ट इंडिया में आता है। और आपका कहना सही है, जब ऊपर जा रहा है तब शायद बढ़ा दिया गया है, पर जब घटा था तब नीचे नहीं आया था। और एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, जब इलेक्शंस थे, स्टेट इलेक्शंस, तब बहुत दिन तक बढ़ाया नहीं गया था, और स्टेट इलेक्शन खत्म होने के बाद ही बढ़ाना चालू हुआ था। थोड़े बहुत पॉलिटिकल कंपल्शंस भी रहते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि इसमें जो फूड इन्फ्लेशन है ये डायरेक्टली सबको हिट करता है, और ये फूड इन्फ्लेशन में एक बड़ा कंपोनेंट होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड है ऑयल प्राइसेस के साथ। क्या रूस से सस्ता तेल खरीदने की नीति भी यहाँ पर काम कर गई? हम लोगों को नहीं लगता है कि अभी उसका कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव असर आया है। हाँ, आने वाले दिनों में ऐसा कोई अगर होता है कि बहुत बड़ा परसेंटेज जो अब इंडिया का रिक्वायरमेंट है वो रूस से आता है, और वो एक सिग्निफिकेंट डिस्काउंट कंपेयर टू इंटरनेशनल प्राइसेस आता है, तो शायद आने वाले दिनों में कुछ बेनिफिट हो सकता है। पर अभी तक इतना बड़ा कोई असर आने वाली कोई बात अभी तक सामने नहीं आई। तो ये थे सुदीप बंदोपाध्याय, और आपको समझा रहे थे कि सरकार ने आखिर क्यों कम किए दाम। वैसे मोदी सरकार के इस फैसले की पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने तारीफ की है। उन्होंने लिखा है कि क्वाड का हिस्सा होने के बावजूद भारत अमेरिका के दबाव के आगे नहीं झुका, और रूस से सस्ता तेल खरीदकर अपने लोगों को उसने राहत दी है। लेकिन भारत में विपक्ष के नेताओं का क्या कहना है? कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की ये बात सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितना बेवकूफ बनाएगी इस देश के लोगों को? क्या मोदी जी, क्या निर्मला सीतारमण जी देश के लोगों को बेवकूफ मानते हैं? 60 दिन पहले 10 रुपया प्रति लीटर डीजल के रेट बढ़ाए और आज 7 रुपया लीटर कम कर दिए, और कहा तालियां बजाओ क्योंकि 3 रुपया लीटर की बढ़ोतरी बाकी है। 60 दिन पहले यानी 21 मार्च 2022 को 10 रुपया लीटर आपने पेट्रोल के दाम बढ़ाए, और आज 9 रुपया 50 पैसे प्रति लीटर कम कर दिए, अभी भी 50 पैसे ज्यादा है। तो क्या करें? ताली बजाएं, थाली बजाएं, धन्यवाद करें, बेवकूफ बनाना बंद करें। ये थे कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, कह रहे थे ताली बजाएं या थाली बजाएं, लेकिन आम लोगों का क्या कहना है? मैं बहुत खुश हूँ, और मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी सेंटर गवर्नमेंट को, जिन्होंने बहुत सही कदम उठाया, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया था। मिडल मैन कहाँ जाता? फिर ये भी तो देखो ना आप,
जैसे जो लोग टू व्हीलर है, मैं खुद फोर व्हीलर में इतना परेशान हूँ, तो लोग टू व्हीलर में भी बहुत परेशान थे और अच्छा हुआ 9 रुपीज़ कम हुआ है। मैं बहुत बहुत खुश हूँ और बहुत ही बोल्ड डिसीजन है और बहुत सही डिसीजन है। देखिए, ये स्टेप गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस तरीके से लिया है, जनता बहुत परेशान थी, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर रहा था सभी के लिए, उसी की वजह से रिस्पेक्टिव महंगाई बहुत बढ़ जा रही थी। एक बहुत अच्छा स्टेप है और मेरे ख्याल से सरकार को ये स्टेप को मेंटेन रखना चाहिए और कोशिश और करना चाहिए कि इसको और अगर 70-80 रुपीज़ की रेंज के बीच में लेके आएगा तो ये आम जनता के लिए बहुत अच्छा स्टेप हो जाएगा और आने वाले टाइम में इसी से महंगाई पे भी बहुत कंट्रोल करने में बड़ा हेल्प मिलेगा। वेरी गुड फील, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा बेटर फील हो रहा है और ऐसा होना चाहिए क्योंकि आम पब्लिक का तो बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। काफ़ी अच्छा हद तक है, सेंट्रल ने किया तो बहुत अच्छी बात है, केंद्र सरकार को भी तो ने किया लेकिन राज्य सरकार को भी कम करना चाहिए काफ़ी रेट, जो कि बहुत आम जनता पे फर्क पड़ेगा इस चीज़ के लिए। और पेट्रोल और डीजल रेट में सरकार का ऐसा कम करना ये मजबूरी है, अनिल कुमार लिख रहे हैं। हीरेलाल रॉय कह रहे हैं सरकार कुछ भी करे लेकिन देश के विपक्ष को केवल विरोध करना है और लोगों को बजानी है तालियां। और अब बात रूस यूक्रेन युद्ध की कर लेते हैं। यूक्रेन में रूस का अभियान दिनों दिन अब थकाने वाला साबित हो रहा है। तबाही और बर्बादी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। युद्ध की शुरुआत को करीब 3 महीने हो चुके हैं। रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे को थकाने में लगे हैं। दोनों ने हाल के दिनों में अपनी अपनी बढ़त का ऐलान किया है, लेकिन सच ये है कि नुकसान जो है वो दोनों पक्षों को हुआ है। मोटे तौर पर रूस को बढ़त हासिल है ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि उसके सैनिकों की जो ताकत है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन रूस ने जैसी योजना बनाई थी उस हिसाब से वो फौरी जीत हासिल करने में नाकाम रहा है। किस ओर जा रहा है आखिर ये युद्ध? बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे के साथ सुनिए नवीन नेगी से ये रिपोर्ट। यूक्रेन ने जवाबी हमलों के जरिए उत्तरी इलाके में रूस को खार्किव से दूर रखने में सफलता हासिल की, लेकिन दक्षिण में रूस का पलड़ा भारी रहा। अब रूस ने मारियोपोल पर फतह हासिल कर बढ़त बना ली है। खार्किव और मारियोपोल दोनों जगह की लड़ाइयों में बड़ी तादाद में सैनिक और नागरिक मारे गए, लेकिन दोनों जगह की जीत किसी एक पक्ष में निर्णायक साबित होती नहीं दिखती। यूक्रेनी सरकार का कहना है कि वो रूस के साथ ऐसे किसी युद्ध विराम समझौते पर सहमत नहीं होगा जिसमें उसे अपना इलाका छोड़ना पड़े। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोदोलियाक ने कहा, Смотрите, Россия не продает ничего, кроме войны, кроме экспансии. Она сегодня атакует Украину, завтра она может атаковать. रूस युद्ध के अलावा कुछ नहीं करता, वो विस्तार करता है। आज इसने यूक्रेन पर हमला किया है, कल यह किसी और देश पर हमला कर सकता है। जॉर्जिया, मोल्दोव या जो भी सीमा से सटे हैं, उनके पास ऐसी योजनाएं हैं। उनके पास पूर्वी यूरोप, बाल्कन के लिए काफ़ी आक्रामक योजनाएं हैं। ये सब समझना होगा। यूक्रेन की शर्तों पर युद्ध को खत्म करने के अलावा कोई चारा नहीं है। Окончание войны на условиях Украины. रूस को डोनबास में थोड़ी ही लेकिन बढ़त मिल रही है। अब वहां उसने अपना फोकस और मजबूत किया है, लेकिन उसे वहां नुकसान भी हुआ है। सिवर्स्की डोनेट्स नदी को पार करते हुए रूस की दर्जनों हथियारबंद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। पूर्वी हिस्से में रूस और यूक्रेन दोनों ओर से तोपों का खूब इस्तेमाल हो रहा है। इगोर कोनाशेंकोव रूसी सेना के प्रवक्ता हैं। वो कहते हैं, Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр». रूसी सेना का यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान जारी है। जाइटोमिर इलाके में मेलिन रेलवे स्टेशन के पास हमारी मिसाइलों ने अमेरिका और यूरोपीय देश से मिले हथियारों और सैन्य उपकरणों को नष्ट कर दिया है। पश्चिमी देशों की मदद से यूक्रेन को तोप मिल रही हैं, काउंटर आर्टिलरी रडार सिस्टम मिल रहा है, लेकिन यूक्रेन के पास अब भी रूस की तुलना में हथियार कम हैं। रूस इस वक्त 2 तरफ से हमला कर रहा है, उत्तर में आइजम और पश्चिम में सेवेरोडोनेत्स्क से। हालांकि उसे दोनों ओर आगे बढ़ने में थोड़ी ही सफलता मिली है। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि इससे यूक्रेन के सैनिकों को भारी नुकसान हो सकता है, लेकिन यूक्रेन अभी भी रूसी सैनिकों को रोकने के लिए डोनबास के शहरी इलाकों का इस्तेमाल कर सकता है। शहरों में लड़ाइयां यूक्रेन की सेना के लिए मददगार रही हैं। वहीं रूसी सेना एक बार फिर मारियोपोल की ही तरह यूक्रेनी सेना के विरोध को कुचलने के लिए पूरा जोर लगाएगी। इसके लिए वो अपने पहले से ही आजमाई रणनीति के मुताबिक चलेगी।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने पहले ही कहा था कि रूसी हमले में पूर्वी डोनबास पूरी तरह ध्वस्त हो गया है और वहां जिंदगी नरक बन गई है। हालांकि सैन्य विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि पूर्वी इलाके में रूस के पास अहम बढ़त बनाने के लिए सैनिकों की कमी है। अगर खार्किव और मारियोपोल के सैनिकों को लाकर यहां फिर तैनात किया जाए तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट के जैक वैटलिंग का कहना है कि रूस के पास अभी भी सैनिकों की कमी है, खासकर पैदल सेना में। बावजूद इसके किसी को भी नहीं लग रहा है कि यह जंग जल्दी खत्म हो जाएगी। अभी भी बहुत कुछ होना है। रूस आगे बढ़ रहा है लेकिन बहुत धीमे धीमे। लेकिन इस लड़ाई का नतीजा सिर्फ सैनिक ताकत पर निर्भर नहीं करेगा। पश्चिमी देशों के प्रतिबंध से रूस को तो आर्थिक नुकसान पहुंचा है, लेकिन यूक्रेन को ज्यादा नुकसान हुआ है। रूस की जीडीपी में अगले साल 12% की गिरावट की आशंका है, लेकिन यूक्रेन की जीडीपी में 50% तक की गिरावट आ सकती है। रूस की ओर से काला सागर का रास्ता रोक लिए जाने से यूक्रेन को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। वेल्टिंग कहते हैं कि यूक्रेन के लिए पश्चिमी देशों की लगातार आर्थिक और सैन्य मदद काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। सवाल ये है कि अगर लड़ाई लंबी चली तो क्या आगे चलकर लोग इसे लेकर उदासीन हो जाएंगे, जैसे 2014 में क्राइमिया में हुआ था। पश्चिमी देशों को भी अब अपनी घरेलू चिंताओं और चुनौतियों पर ध्यान देना है। इन देशों में महंगाई तेजी से बढ़ रही है। तेल और गैस के बढ़ते दाम से जीवन यापन लगातार महंगा होता जा रहा है। युद्ध इसकी एक अहम वजह रहा है। सर्दियों के आते ही रूस और यूक्रेन दोनों सेनाओं के लिए लड़ना और कठिन हो जाएगा। इसके साथ ही दुनिया के लिए आर्थिक संकट को झेलना भी और मुश्किल होता जाएगा। आर्थिक संकट पूरी दुनिया पर गहराता जा रहा है और रूस यूक्रेन का जो युद्ध है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब जरा पड़ोसी मुल्क, हमसाय मुल्क पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की सियासत में अभी क्या चल रहा है? क्या शहबाज शरीफ की सरकार लंबे समय तक चलेगी या फिर चंद हफ्तों में गिर जाएगी? इमरान खान आखिर क्यों जगह जगह रैलियां करके पाकिस्तान के लोगों को सड़क पर उतरने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं? इमरान खान और मरियम नवाज एक दूसरे पर इतने हमले क्यों कर रहे हैं? सुनिए पाकिस्तान के राजनीतिक उथल पुथल पर वहां के वरिष्ठ पत्रकार वसतुल्लाह खान की ये खास टिप्पणी। कुछ पता नहीं कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार अगले हफ्ते गिरेगी या कम से कम 1.5 वर्ष और चलेगी। मालूम नहीं चुनाव अगले 4 महीने में होंगे या फिर 2023 में। कोई नहीं जानता कि प्रधानमंत्री का रिमोट कंट्रोल खुद उनके पास है या लंदन में बैठे बड़े भाई नवाज शरीफ के हाथ में। इधर बिखरे हुए इमरान खान शहर शहर जलसे कर करके लोगों का खून गरमा रहे हैं कि इस्लामाबाद को अगले हफ्ते इंसानों का समंदर बना दो जब तक नए चुनाव की तारीख घोषित नहीं हो जाती। सत्ताधारी मुस्लिम लीग नून के पास इमरान खान को टक्कर देने के लिए बस एक मरियम नवाज शरीफ हैं। इस वक्त खान और मरियम एक दूसरे पे मानो बोफोर्स तोपों से हमले कर रहे हैं। मरियम कहती हैं कि इमरान खान एक राक्षस है और उसके होते पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। इमरान खान ने सीधा सीधा मरियम की ज़ात पे मिसाइल दागा कि इतने जुनून के साथ बार बार मेरा नाम ना लिया करो मरियम, कहीं तुम्हारा पति नाराज ना हो जाए। इस जुमले पे इमरान खान के समर्थक खुशी से पागल हैं, मगर ट्विटर और फेसबुक पे भसड़ मच गया और इमरान को इंतहाई गिरा हुआ व्यक्ति साबित किया जा रहा है, जिसे औरत के आदर सम्मान की अलिफ बे तक नहीं मालूम। पर कल अचानक मरियम से हमदर्दी का ट्रेंड एक और ट्रेंड में बदल गया जब मानव अधिकारों की भूतपूर्व मंत्री शीरी मजारी को पुलिस ने जमीनों के हेरफेर के एक 50 वर्ष पुराने मुकदमे में घर के बाहर से उठा लिया। जब सोशल मीडिया पे हर तरफ से लत्ते लिए जाने लगे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आधी रात को अदालत लगा के शीरी मजारी को छोड़ने का हुक्म दिया। एक हफ्ते पहले तक इमरान खान अपने हर भाषण में ये सवाल उठा रहे थे कि मैं जब प्रधानमंत्री था तो ऐसा क्या जुर्म किया था कि सुप्रीम कोर्ट के ताले रात 12 बजे खोलने पड़ गए, और ये कि चुनाव आयोग आज़ाद नहीं बल्कि शरीफ परिवार का गुलाम है। लेकिन जब से इस बिकाऊ चुनाव आयोग ने पंजाब असम्बली में इमरान खान के बागी 25 पार्टी मेंबरों को डिसीट किया है,
आयोग पे कड़ी आलोचना बंद है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ सरकार को मन मर्जी तबादलों और मन भाते कर्मचारी नियुक्त करने से रोका है और इस्लामाबाद की एक स्पेशल कोर्ट ने 16 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके सपुत्र चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज को गर्मी में बिठा के रखा, तब से खान साहब को रात 12 बजे अदालत खुलने की चिंता नहीं रही। इमरान खान के समर्थक कल तक फौजी लीडरशिप को मीर जाफर कह रहे थे और गठबंधन सरकार इमरान खान को चेतावनी दे रही थी कि वो फौज और अदालतों के एहतराम की लक्ष्मण रेखा पार ना करें। आज आने के सिर्फ 1 महीने बाद मिली जुली सरकार शिकायत कर रही है कि फौजी लीडरशिप ने अपने लाडले को अब भी खुली छूट दे रखी है और हमारे हाथ बांध के हमसे कहा जा रहा है कि पिछले 4 वर्ष में लाडले का फैलाया हुआ गंद 1-1.5 महीने में ही साफ करके चुनाव घोषित कर दो। इस धुआंधारी में डॉलर ने रस्सी तोड़ा ली है और गठबंधन सरकार पेट्रोल की कीमत कम से कम 50 रुपये प्रति लीटर एकदम बढ़ाने से हिचकिचा रही है, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि गरीब आदमी बिल्कुल ही छत से लग जाएगा और महंगाई का तूफान कहीं ये छत ही ना उड़ा के ले जाए। अब मिली जुली सरकार को ये फैसला करना है कि कड़े निर्णय लेके हर तरफ से मोटी मोटी गालियां खानी है या फिर सर पे उठाया टोकरा थमाने वालों के मुंह पे मार के भाग निकलना है। दोनों ही रास्ते आसान नहीं हैं, पर हम जैसे कमीने पत्रकार ये सोच सोच के खुश हैं कि कुछ भी हो, ये खिड़की तोड़ एक्शन थ्रिलर ब्लैक कॉमेडी 1 वर्ष से पहले तो सिनेमा से उतरने से रही और फिर सीक्वल भी तो बनना है। ये थे वरिष्ठ पत्रकार वसतुल्ला खां। और आप लोग कितने सजग हैं, मैं टिप्पणियां पढ़ रहा हूं, मुझसे मैंने टिप्पणी कह दिया था वसतुल्ला खां की डायरी की जगह और आप सब ने मुझे टोका, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप ऐसे ही सजग रहिए और सुनते रहिए BBC हिंदी सेवा का ये डिजिटल कार्यक्रम दिन भर। और अब बात ज़रा IPL की कर लेते हैं। इधर क्रिकेट मैचेस में हो क्या रहा है, मेरे साथ में अभिजीत श्रीवास्तव हैं फ़ोन लाइन पर, उनसे जान लेते हैं कि हाल फिलहाल में चल क्या रहा है। अभिजीत। अंजुम, आज IPL का आखिरी लीग मैच चल रहा है, 17वां मैच है जो कि हैदराबाद और पंजाब के बीच खेला जा रहा है। दोनों टीम हैदराबाद ने टॉस जीत करके बैटिंग लिया है और पावर प्ले अभी खत्म होने वाला है। हैदराबाद ने 38 रन बना लिए हैं 1 विकेट पे। वैसे इन दोनों टीमों के लिए प्ले ऑफ में पहुंचने की कोई गुंजाइश नहीं है। प्ले ऑफ की टीमें पहले से तय हो गई हैं, कल ही तय हो गई हैं जब मुंबई ने दिल्ली को हरा दिया और दिल्ली के हारने के साथ बैंगलोर चौथी टीम बन गई जो कि प्ले ऑफ में पहुंची है। और उनसे पहले गुजरात, लखनऊ, गुजरात, बैंगलोर और जी अभिजीत, क्या आप हमको सुन पा रहे हैं? मुझे लग रहा है अभिजीत हमको सुन नहीं पा रहे हैं इस समय, तो वो इस समय बता रहे थे कि कौन कौन सी टीमें प्ले ऑफ में पहुंच चुकी हैं और इस तरीके से फ़िलहाल IPL के बारे में जानकारी दे रहे थे। और प्ले ऑफ अब शुरू होने वाले हैं। IPL आप लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, हम आपको प्ले ऑफ की जानकारी देते रहेंगे और आने वाले मैचेस के बारे में भी आपको बताते रहेंगे। आप अगर अब तक BBC हिंदी के फेसबुक और यूट्यूब पेज पर अगर नहीं जुड़े हैं तो उसको लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। bbchhindi.com के पन्ने से भी जुड़ सकते हैं और वहाँ पर तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें पढ़ सकते हैं। ये था आज का BBC हिंदी सेवा का डिजिटल कार्यक्रम दिन भर और आज स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। कल जब आपसे मुलाकात होगी तो होंगी बहुत सारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबरें और भी बताएंगे क्या कुछ चल रहा है देश और दुनिया में। आप बने रहिए हमारे फेसबुक और यूट्यूब पन्ने पर और साथ में वेबसाइट पर भी। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।